नमस्कार। आज आप सुनेंगे केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त का खंड 6। आइए प्रारंभ करते हैं। सवेरे के लगभग 10 बजे थे। सावन का आकाश बादलों से घिरा हुआ था, किंतु हवा होने से बादल उड़ते जाते थे। चौबेपुर जाने के लिए सोना की धारा और हवा दोनों ही माफिक थी। सोना का पानी अभी बहुत गंदा नहीं हुआ था। नदी के दोनों ओर जनेरा, सवा और जौनहरी के हरे हरे खेत लहरा रहे थे। ठंडा सुहावना मौसम नाव खेने के लिए मन में और भी उत्साह भर देता। चंदन और गुंजा दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए, दोनों रह रहकर एक दूसरे को निहार लेते। रंगरेज के हाथों रंगी हुई पीली साड़ी पर अबरक हवा से साड़ी के हिलने पर रह रहकर चमक जाता। गुंजा की स्वस्थ भरी गोरी देह पर पियरी खिल रही थी। कलाइयों में भरी हुई चूड़ियाँ, चांदी के पछुए हाथ के तनिक हिल जाने पर बज उठते। सलोने मुँह की, काजल से भरी बड़ी बड़ी आम की फांक जैसी आंखें चंदन के मुंह पर टिकी रहती। जब कभी चंदन ताक देता तो गुंजा लजाकर दूसरी ओर देखने लगती। आज गुंजा को लग रहा था कि 4-5 महीनों के दिन जैसे खेल में ही बीत गए। नाव पर चढ़ने के बाद उसे लगा कि उसे बलिहार के बाहर भी आना है। भीतर भीतर गुंजा के मन में रह रहकर कुछ कचोट रहा था। लगता था बलिहार में कुछ छूट गया है। नाव दाएं किनारे से बढ़ रही थी। अहीर का बेटा दशरथ बेहद चतुर था। गुंजा से बोला, घर में तो तुम चंदन से इतना बतियाती थी गुंजा बबूनी, यहाँ क्यों चुप्पी साध ली? गुंजा मुस्कुरा पड़ी तो दशरथ फिर बोला, हमारा वश चलता तो वैद्य जी से कहते कि छोटी बेटी को भी इसी घर में डाल दो। घोड़ी पर सवार होते जगत छान मारेंगे, लेकिन चंदन जैसा लड़का नहीं मिलेगा। कोई दूसरी संतान तो उनको है नहीं। सोहिला से चंदन के साथ ब्याह कर छुट्टी पाते। बबुनी का मन हो तो मैं वैद्य जी से और काका और ओंकार भैया से भी कह सकता हूँ। लेन देन में क्या रखा है, दान दहेज तो बहुत मिलता है, लेकिन बर कन्या की ऐसी जोड़ी नहीं मिलती। बोलो गुंजा बबुनी, क्या कहती हो? और दशरथ हंसने लगा। गुंजा कुछ लजाकर चंदन की ओर ताकी, आंचल से मुंह तोपकर हंसने लगी। तो चंदन बोला, तू अगुवाई और उपरोहिती दोनों कर लेना। दशरथ चिढ़ गया, ए चंदन, अहीर का बेटा हूं तो क्या हुआ? एक बार अगर तुम मुंह खोल दो तो ओंकार भैया से तुम्हारे सामने ना कह दिया तो कहना असल का नहीं। अच्छा लग्गी मार, बहुत बड़बड़ कर बोल। थक गया हो तो ला लग्गी हमें दे। थका तो नहीं हूँ, लेकिन अगली फेंक पर दाब पड़ता है। गुंजा बबुनी तुम्हारे बीच आकर बैठ जाए तो नाव की चाल तेज हो जाए। दशरथ की बात पर चंदन ने घूमकर पीछे दशरथ की ओर ताका। उत्तर में दशरथ ने आंखों से ही चंदन से कुछ कहा। चंदन ने तो कुछ नहीं कहा, पर गुंजा अपने आप ही चंदन के बगल में आकर बैठ गई। कोरी रंगी हुई साड़ी की क्वारी गंध चंदन की देह मन में भरने लगी। चंदन ने बगल में बैठी हुई गुंजा को एक अजब भाव से निहारा। नाव के पाटे पर चांचर की कोर पर बैठकर अपने और अगले फेंक के बीच की खाली जगह में चंदन और गुंजा दोनों ने पैर लटका दिए। नाव में थोड़ा सा पानी था। दशरथ ने एक बार तेजी से लग्गी मारी। नाव की चाल बढ़ी और अगला फेंक पानी की सतह से कुछ ऊपर उठ गया तो उधर का सारा पानी ढलककर गुंजा और चंदन के दोनों पैरों को धो गया। गुंजा के रंगे हुए पैरों का लाल रंग पानी में छूटने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक चंदन ने नीचे पैरों की ओर देखा तो पाया कि गुंजा के गीले पैरों से छू छू कर उसने अपने पैरों पर भी रंग के लाल लाल धब्बे उतर आए। चंदन अपने और गुंजा के लाल पैरों को वैसे ही निहारता रहा। गुंजा का ध्यान गया तो बोली, क्या देख रहे हो? नीचे पैरों को देखो। गुंजा ने देखा तो लाज से गड़ गई। चंदन गुंजा के भोले चेहरे को निहारने लगा। गुंजा चंदन के पैरों पर लगी लाल धब्बों को निहारती गहरे लाल रंग से रंगी अपनी एड़ी चंदन के नाखून पर रगड़ने लगी। यह क्या? जब रंगा तो पूरी तरह रंग जाए। दे क्या?
एक बार तो रंगना ही है, लजाते क्या हो। चंदन अपना पैर निकाल नदी में लटकाकर धोने लगा तो नाव कुछ ओल रही। दशरथ का ध्यान टूटा तो बोला, क्या है चंदन? कुछ नहीं, तुम लग्गी मारो। और चंदन ने अपने दोनों पैर थोड़ा सा ऊपर करके दशरथ को दिखा दिए। दशरथ मुस्कुराकर रह गया और दशरथ गीत गाने लगा। नाव पानी चीरती गई। दशरथ के गीत के बोल हवा में पीछे छूटते गए और ऊपर आकाश में एक के बाद एक बादल के टुकड़े सूरज को ढकते हुए मौसम सुहावना करते गए। अभी कितनी दूर है चंदन? आधे से अधिक तो आ गए। देखो वह रहा तुम्हारे गांव का सिवान वाला बरगद का पेड़। गुंजा ध्यान से देखकर बोली, अरे दीपा सत्ती वाला कहो। और गुंजा ने मन ही मन दीपा सत्ती को प्रणाम किया और सोना का जल लेकर अपने सिर पर छिड़क लिया। मन में ही मनौती मानी कि हे दीपा सत्ती, यदि चंदन ने मेरी मांग भरी तो गा बजा के चुनरी से तेरी गोद में भरूंगी। फिर अपने आप ही चंदन से कहने लगी, सुनो चंदन, हमारे गांव में एक चौबे थे। उनकी बेटी थी दीपा। ब्याह के समय लोग कहते हैं वे 14 साल की थी। ब्याह के बाद दीपा ने कोहबर में बैठे हुए अपने वर को देख लिया जो 45 साल का था। कोहबर की रस्म जब पूरी हो गई तो पिछवाड़े खिड़की की राह से निकल दीपा इसी सोना में डूब मरी। भोर में उसकी लाश इसी पेड़ की जड़ में अटकी मिली। पहले सोना में 12 मास पानी भरा रहता था, लेकिन तभी से गर्मी में ये सूख जाती है। उसी समय से इस पेड़ का नाम दीपा सत्ती पड़ा। इस गांव का चलन है कि हर लड़की अपने ब्याह के बाद विदाई से पहले अपने वर के साथ आकर दीपा सत्ती को पूजती है। तो तुम भी पूजोगी ना गुंजा? चंदन ने बीच में ही टोक दिया। हाँ, और नहीं तो क्या। गुंजा ने लजाकर चंदन को देखा। नाव दीपा सत्ती के पास आ गई। गुंजा फिर कहने लगी, इनसे लोग मनौती मांगते हैं और पूरी भी होती है। चंदन, तुम भी मनौती मांग लो ना। किसके लिए? चंदन ने शरारत भरी हंसी हंसकर पूछा। अपने लिए और किसके लिए? गुंजा कुछ खींच कर बोली। किस बात के लिए? चंदन ने फिर पूछा। जिस बात के लिए तुम्हारा मन चाहे। तुम्हारे मन की बात क्या जानती हूँ, गुंजा ने बड़ी सरलता से कहा और फिर सोना की बहती धार की ओर ताकने लगी। चंदन भी उसी सरलता से गुंजा को निहारने लगा। बक, हमको क्या निहारते हो? मांगो ना मनौती। चंदन हंसकर कहने लगा, हे दीपा सत्ती। गुंजा ने बीच में ही टोक दिया, ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर कहो। और गुंजा चंदन की दोनों हथेलियां जुटाकर सामने की ओर बढ़ाकर बोली, अब कहो। हे दीपा सत्ती, अगर गुंजा को अच्छा सा मनचाहा वर मिला तो मैं तुम्हें पकवान चढ़ाऊंगा। गुंजा ऊपर से खींच गई, जोर से चंदन की पीठ पे चिकोटी काट कर बोली, मनौती में भी हंसी करते हो? कहूँगी पूरब चलने को तो चलोगे पश्चिम। गुंजा की इतनी चिंता है तो क्या? चंदन ने कहा। कुछ नहीं, हर समय हंसी। और गुंजा दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। चंदन गुंजा के पास सरक कर बैठ गया। नाव दीपा सत्ती को पार कर गई। हमारे पास बैठना अच्छा नहीं लगता? गुंजा ने चंदन से धीरे से पूछा। जाने वाले के पास अंतिम समय में घड़ी भर बैठ लेने से कौन सा सुख मिलेगा गुंजा? अब जब बाकी दिन अकेले ही काटने हैं तो घड़ी भर का यह संग साथ तो और भी कचोटता रहेगा। इतने दिनों के बीच गुंजा ने चंदन से इतना खुलकर कभी नहीं बोला था। गुंजा ने दूसरी ओर आंखें फेर ली। फिर सोना के जल में टप टप आंसू गिरने लगे। जिस वर्ष सोना में बाढ़ न आती उस वर्ष बलिहार के पास पड़ोस के गांव की सरेह में भदई कसकर होती। अगर बाढ़ आ जाती तो हजारों बीघों में छाती भर ऊंची फसल गंगा की गोद में चली जाती। इन खेतों में भदई बोना जुए का खेल था। सब कुछ जानते हुए भी इन गांवों के अधिकतर लोग यह जुआ प्रतिवर्ष खेलते। 20 बीघे खेत की अपील माल की बड़ी अदालत में हो गई थी, किंतु अचलगढ़ का जमींदार 20 बिगवा पर कब्जा कर लेने की ताक में लगा हुआ था। दवरी ओसावन के बाद जब लोगों की खलिहानें उठ गई तो बैसाख के आरंभ में ही काका ने गांव का बिटोर किया। जामुन वाली परती में सांझ के समय सूरज डूब जाने के बाद गांव के बड़े बड़े तथा नवाहितों की जुटान जुटी।
पहले 20 बिगवा में भदई नहीं बोई जाती थी। काका ने बिटोर में प्रस्ताव रखा कि इस वर्ष इसमें भदई बोई जाए और लगन से खेती की कड़ाई हो। गांव के बहुत से लोग मजदूर के बीच रुपए बीघे की दर से अपने खेत कोड़वा लेते थे। काका के प्रस्ताव पर लोग हंसे। काका ने खड़े होकर कहा, 20 बिगवा को अगर बचाना है तो जैसे मैं कहता हूँ गांव भर को उसमें मदद करनी पड़ेगी। अदालत कानून अब तुम ही हो गए, सुमेर मिसिर बोले। अदालत कानून के नाम पर खेती की सारी आमदनी तो हड़प गए कृपा निधान। अगर बिहंसी ना होती तो हिसाब की बही भी ना मिलती। अब दाल भात में ऊँट का ठेनून बनोगे तो ठीक ना होगा। बांट बांट गए, 9 हाथ का पघा भी लेते गए, ना करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। अब सुमेसर मिसिर चुप हो गए। काका फिर बोले, हमारी राय है कि गांव के 20 आदमी रोज खेत कोड़ना शुरू कर दे। अगर पीछे एक आदमी अपनी पारी पर रोज खेत कोड़ने जाए तो गांव में जितने घर हैं उसके हिसाब से एक घर की पारी 7 दिन में एक बार आएगी। पारी आरी बांधने चलाने की झंझट कौन संभालेगा, किसी ने कहा। सब मैं कर लूँगा, इसका भार मुझ पर रहेगा, बस गांव हमारी पीठ पर तैयार रहे। काका अपना जनेऊ निकाल कर बोले, अचलगढ़ के जमींदार अदालत से भले जीत ले, खेत पर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन क्या करना होगा? करना यह होगा, काका बोले, गांव के लोग अपने इस खेत को बोएं। 20 बिगवा खेत की आमदनी कम नहीं होती। आधी आमदनी घर पीछे बांट दी जाए, बाकी का आधा मुकदमे की पैरवी में लगे, बाकी गौछी धर्म के खाते में जमा हो जाए। गांव को अगर विश्वास हो तो आमदनी खर्च का हिसाब मैं करने को तैयार हूँ। बिटोर में आए हुए लोग सोचते हुए आपस में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। काका हिमालय की सी दृढ़ता से भीड़ के बीच में खड़े होकर चारों ओर ताकते रहे। कुछ देर तक जब कोई न बोला तो काका फिर बोले, हाँ या नाही का जवाब तो गांव की ओर से मिलना ही चाहिए। खेत 20 बीघे का हो, गांव के मान का सवाल ऊपर से है। सब लोग चुप होकर एक दूसरे से फुसुर फुसुर बतिया रहे। काका कोई उत्तर ना पाकर फिर बोले, या तो गांव हाँ करे या कोई और दूसरा उपाय रखे। अच्छा, हम लोगों को काका की बात मंजूर है। गांव के 2-4 नवही और 1-2 प्रौढ़ व्यक्ति एक साथ ही बोल पड़े। फिर बाकी लोग भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। उसी समय काका भीड़ में बैठे हुए 20 आदमियों के नाम बोलकर बोले, कल अच्छा दिन है, ये लोग भोर में 20 बिगवा कोड़ने पहुंचेंगे। लोगों ने मंजूरी दी और बिटोर उठ गया। उसी समय अपने खंड में आकर काका ने गांव भर के घर जनवा की एक फेरहस्त बना ली। भोर में उठकर जिस जिसको जाना था उसे खंड में जाकर जगह आए। 20 आदमी थे। 21वें काका स्वयं अपनी कुदाल के लिए 20 बिगवा में पहुंचे। कतार में खड़े 21 आदमियों की कमर भर ऊंची बेट वाली कुदालें सिर के ऊपर उठकर खेत में धंसती तो धरती जैसे दहल जाती। ऐसा प्रतिदिन होता था। दूसरे दिन जिसकी पारी होती, काका सांझ को ही उसके घर जाकर बता आते। स्वयं भी खेत पर नित्य जाते। दिन भर इधर उधर व्यर्थ बैठे रहने वाले, विशेषकर चैत बैसाख के लगन के दिनों में रोज नाच देखने की टोह में लगे रहने वाले काका के जीवन में ऐसा परिवर्तन देख गांव के लोग बेहद अचरज थे। किंतु काका थे जो 20 बिगहा की चिंता में सोते, 20 बिगहा की चिंता में जागते। अड़ोस पड़ोस के गांव में एक से बढ़ के एक नाच नौटंकियां आई। लोगों ने चलने का लालच भी दिया, किंतु काका ने सुना और हंसकर टाल दिया। किसी ने बहुत जोर दिया तो बोले, हमारे लिए नाच नौटंकी तो अब 20 बिगवा है यारों। गांव की आन रही तो बहुत नाच नौटंकी देखने को मिलेगा। 4-5 दिनों के बाद लोगों में ना जाने कहाँ से इतनी लगन समा गई कि बिन बुलाए बिना पारी के लोग खेत कोड़ने जाने लगे। 20 की जगह 30-30, 40-40 लोग खेत कोड़ने आते। गांव भर में काका ने जैसे शंख ध्वनि फूंक दी। 10-10 साल के बच्चे तक ललक उठे। कोड़ने वालों के संग झुंड के झुंड बच्चे भी जाने लगे। बड़े लोग खेत कोड़ते, लड़के दूबे चुकुरते, ढेले फोड़ते। दूसरी मेड़ तक करील माटी के बड़े बड़े ढेलों से भर गया। बलिहार के लोगों ने चैन की सांस ली। काका को लगा यज्ञ का पहला चरण समाप्त हुआ। उसके बाद आषाढ़ की पहली बरसात में ही 20 बिगवा की करैल माटी के ढेले फूट फूट कर छितर गए। दूसरी तीसरी बार की बरसात में तो खेत फूल की तरह खिल उठा। काका घूमने जाते तो खेत देखकर उनकी छाती गज भर की हो जाती।
भदई बोने का सवाल आया तो कुछ लोगों की राय हुई इसमें भदई ना बोकर इकट्ठे कार्तिकी में ही बोवाई की जाए। किंतु काका इस बार फिर गरजे, 20 बिघवा बोया जरूर जाएगा। गांव अगर बीज का दाम ना देगा तो मैं दूंगा। और खेत में जनेरा बो दिया गया। देखते देखते छाती भर फसल उगाई। गांव उसी तन्मयता से निगरानी करता रहा। 6-6, 7-7 फीट के जनेरा के पौधे खेत में लहराने लगे और जब एक एक पौधे में दोहरी तिहरी बालें लगी तो बलिहार वालों की छाती जुड़ाने लगी। संयोग ऐसा हुआ कि उस साल सोना में बाढ़ न आई। काका का ललाट 2 अंगुल और चौड़ा हो गया। रात को अगोरने के लिए खेत में 20 ऊंची ऊंची मचानें गड़ गई। लोग अपनी अपनी पारी रात को खेत अगोरने लगे। 20 बिघवा ने सोना उगल दिया। काका के खलियान में सैकड़ों मन जनेरा का टार लग गया। गांव भर का बिटोर कर काका ने आधा अनाज बराबर बराबर गांव के प्रत्येक घर में बंटवा दिया और आधा बेच दिया गया और रुपए मुकदमे के खर्च के लिए काका के पास जमा हो गए। जनेरा कट बिक जाने के बाद काका के मन में अपार हर्ष समा गया। बड़े विश्वास से वह 20 बिघवा के मुकदमे की पैरवी करते। क्वार भर तो सभी लोग इत्मीनान से रहे। सोचते थे कार्तिक में इस खेत को फिर से अच्छी तरह जोतकर गेहूं बोया जाए। कार्तिक में ही मुकदमे की तारीख पड़ी। आशा से पहले ही फैसला हो गया और बलिहार मुकदमा हार गया। काका का सारा उत्साह 2-3 दिनों के लिए ठंडा पड़ गया। ना किसी के यहाँ जाना, ना किसी से बोलना, चुपचाप अपने खंड में पड़े रहते। गांव के लोगों ने उनकी उदासी का कारण समझ उन्हें समझाया, पर काका थे कि खेत की चिंता में डूबे तो डूब गए। जामुन वाली परती में गांव का बिटोर हुआ। लोगों ने तय किया कि चाहे जो भी हो, अचलगढ़ के ठाकुर को खेत पर कब्जा न करने दिया जाए। खेत उसी तरह जोता बोया जाए। काका इस बार कुछ न बोले। अचलगढ़ के ठाकुर को इस बात की भनक मिल गई। डिग्री हो गई थी, इसीलिए उसने कार्तिक में खेत जोतने बोने का निश्चय किया। बलिहार के भी जासूस ठाकुर का हल चढ़ने के दिन की टोह में लग गए। दोनों ओर के भेद एक दूसरे की ओर खुलने लगे। ठाकुर अपने गांव के लठैतों के साथ हल बैल लेकर 20 बिघवा पर आ पहुंचा। इधर से बलिहार के लोग भी लाठी भाले के साथ खेत पर बाढ़ की तरह फैल गए। खेत की एक डडार पर बलिहार के लोग, दूसरी पर अचलगढ़ के लोग, लाठी भाले से लैस आदमी। हाँ, अचलगढ़ के लोग कम थे। जो थे वे ठाकुर के किराए के आदमी थे। इधर बलिहार के बच्चे बूढ़े तक उमड़ पड़े। खेत के बीच में ठाकुर के हल बैल आ गए। साथ में 5-7 आदमियों के साथ ठाकुर आगे बढ़ा। इधर से 4-5 आदमी और डोर से बंधे हुए लोटे में भरा जल लेकर निहत्ते काका और ठाकुर में बातचीत होने लगी। ठाकुर बोला, देखिए तिवारी जी, आप लोग मुकदमा हार गए हैं, तब खेत पर कब्जा क्यों नहीं करने देते? मुकदमा किस बात का हारे हैं ठाकुर? इस 20 बिघवा खेत का, जिसे डुमराव महाराज ने मुझे पट्टा लिख दिया है। और ठाकुर ने पट्टा का कागज काका को खोलकर दिखा दिया। यह पट्टा लिख देने से कुछ नहीं होगा ठाकुर। डुमराव महाराज के बाप ने जिस 20 बिघवा खेत को बलिहार को माफी दे दान दे दिया था, उस खेत का पट्टा लिखने का उनके लड़के को कोई अधिकार ही नहीं। यह तो कानून की बात है तिवारी जी। इसका फैसला अदालत से हो चुका है। हुआ होगा, लेकिन इस खेत के सहारे जीने वाले बलिहार के लोगों का पेट अब कैसे भरेगा? इसका फैसला तो अदालत ने किया ही नहीं, तो हम क्या करें? तुम उसका फैसला करो। मैं? ठाकुर हंसा। हाँ, तुम्हें ही फैसला करना होगा। तुमको ही बताना पड़ेगा कि हर साल बलिहार के गरीब दुखी बेटियों की मांग में इस खेत के कारण सेनूर पड़ता था। अब क्या वे कवारी रहेंगी? जो विधवा असहाय औरतें इसी सहारे पलती थी, वे किसका आसरा देखेंगी? स्कूल और गांव के मंदिर का खर्च अब कहाँ से आएगा? यह तो तुम्हें बताना पड़ेगा। सारी दुनिया का ठेका मैंने ही लिया है। हाँ, 20 बिघवा का तो ले लिया है। जरूर, तो ठेका अधूरा क्यों रहे? पूरा ले लो। जिनकी महतारी के मालिक बने हो, उन बच्चों का भी भार संभालो। पीछे से बलिहार के लोग काका की पीठ पर उफन आए, किंतु हाथ के इशारे से काका हर बार उन्हें रोक देते। तिवारी जी बहस न करें। खेत जोतने की साइड बीती जा रही।
खेत कैसे जोतोगे ठाकुर? सैकड़ों वर्षों से जेठ बैसाख के ताप में जो खून पसीना बहा के जोत बो के इसके ढेले फोड़ फोड़ के अपना पेट पालते आए हैं, तुम समझते हो वे इसे इतनी आसानी से छोड़ देंगे? काका के स्वर में तेजी आने लगी। छोड़ना तो पड़ेगा ही तिवारी जी, खेत निकालने के लिए ही तो मैं आज यहाँ आया हूँ। किसी की धरती और बेटी निकाल लेना खिलवाड़ नहीं ठगुरा। मैं हर बात के लिए तैयार होकर आया हूँ तिवारी जी, लेकिन तुम आगे आगे क्यों बोल रहे हो? खेत तुम्हारा अकेले का तो नहीं? अकेले का होता तब तो तिवारी तुम्हारी परछाई धोखने तक ना आते ठाकुर। यह गहुंची खेत है, काका ने अभिमान से तनकर कहा। चाहे जिसका भी हो तिवारी जी, हल के आगे से हटो, खेत पर हल चलने दो, शायद बीत। ठाकुर झुंझलाकर बोला, हल नहीं चल सकता। ठाकुर तुम्हारे ऊपर खून चढ़ा है तो सही, काका ने चेतावनी दी। हल चल के रहेगा तिवारी, आज खेत जुत के रहेगा। ठाकुर जोश में आ गया। तो मैं भी हल के सामने से नहीं हटूंगा, चलाओ मेरी देह पर हल। और काका हल के आगे लेट गए। अरे यह भामन मरेगा क्या? क्या रम चिजुआ? ठाकुर अपने हलवाई से बोला, पकड़ के इन्हें अलग कर दो। हलवाहट काका को हटाने बढ़ा तो बलिहार की भीड़ पीछे गरज पड़ी, खबरदार जो काका को हाथ लगाया। हलवा डरकर पीछे हट गया। तू चला, हल देखा जाएगा, ठाकुर ने हलवाई को आदेश दिया। किंतु अपने सिर पर बलिहार वालों की सदी हुई लाठियां देख रमचिजुआ जहां का तहां खड़ा रह गया। नमक हराम साले, हट, मैं खुद हल चलाऊंगा। ठाकुर ने हल की मूठ पकड़ी और बैलों को पैना मारा। आगे लेटा हुआ आदमी बैल भी पांव उठाकर फिर वहीं खड़े रह गए। ठाकुर का क्रोध और बढ़ा। उसने सड़ाक सड़ाक लगातार बैलों को पैना मारना शुरू किया। हार कर बैल आगे बढ़े और काका को बचाकर लांग गए, किंतु हल का फाला काका के पेट की बगल में खच्ची से घुस गया और खून बहने लगा। बलिहार की भीड़ में तूफान आ गया। सैकड़ों लाठियां एक साथ बरस पड़ी। ठाकुर के दल वाले टिक न सके, वे कहीं भागे, बैल कहीं भागे, किंतु ठाकुर पर एक साथ इतनी लाठियां पड़ी कि वह बुरी तरह घायल हो गया। कुर्ते की जेब से पट्टे वाला कागज बलिहार के लोगों ने निकाल लिया। काका लोगों के कंधों पर लद कर आए। सारा गांव उनके आंगन में जुट गया। खून बुरी तरह निकल रहा था, फिर भी काका होश में थे। बोले, पट्टा, ये रहा पट्टा काका, हम लोगों ने ठाकुर से छीन लिया, इसे फाड़ दो। काका पट्टे का फटना देखते रहे। जब पूरी तरह फट गया तो बोले, लो 20 बिगहा बच गया, अब जोताई बुहाई खुद करना, यही हमारी विनती है। काका ने चारों ओर खड़ी खड़ी भीड़ को हाथ जोड़ दिए। भीड़ के लोगों की आंखें आंसुओं से तर, गले में हिचकियां बंधी हुई। इसमें रोने की क्या बात है भाई? एक के जाने से 20 बिगहा रह गया तो इसमें दुख की क्या बात? जाना तो सबको है, आगे पीछे की तो बात है। दुनिया का काम देर सबेर से तो होता ही रहता है। पानी पिलाओ। पानी पिलाने के लिए पीछे से किसी ने सहारा दे काका को कुछ ऊंचा उठाया। पेट पर जोर पड़ा। खून कुछ अधिक तेजी से निकला। काका गट गट एक लोटा पानी पी गए। खून और पतला हो बहने लगा। काका शिथिल होने लगे, आंखें झपने लगी और फिर देखते ही देखते बलिहार में जैसे हाहाकार मच गया। कुछ देर तो बड़ी भागदौड़ रही, फिर सब अपार दुख में डूबकर शांत हो गए। गली गली, आंगन आंगन को जैसे एक ही सांप डसता गया। अजीब सा भय, शंका और गहरा शोक सबके मन में भर गया। चरण पर बंधे हुए जानवरों को दाना भूसा डालने की भी किसी को सुधि न रही। भूख से बाएं बाएं चिल्लाकर बलिहार के जानवर भी चुप लगा गए। काका की अर्थी उठी तो लगा जैसे कोई बयार गांव के बांस, जामुन, आम के पत्तों तक को सुखाकर झंझना गई। गांव भर में चारों ओर एक बेहद डरावना सूनापन बिखर गया। अर्थी जामुन वाली परती में रख दी गई। परती में रोज बैठने वाले काका आज जैसे लेटे हुए थे। हल्की सी कंपन की तरह हवा की बतास बही। जामुन की हरी पीली दर्जनों पत्तियां काका की देह पर और अर्थी के अगल बगल बिखर गई। सारा गांव परती में उमड़ आया। उत्तिमा, गोंड, ठकुराइन, बिहंसी, रामकलिया की माई सभी थी। अर्थी उठी तो वे हचक हचक कर रो। काका का श्राद्ध हुआ, जैसे गौछी यज्ञ हो। ओंकार के लाख मना करते रहने पर भी गांव के लोगों ने आटा, चीनी, घी, दही, तरकारी और कपड़े से भंडार घर भर दिया। गांव तो गांव, पास पड़ोस के गांव वाले ब्राह्मण भी इस श्राद्ध में न्योते गए। अन्य गांव के खाने पाने ब्राह्मणों को जामुन वाली परती में बिठाया गया।
ब्रह्म भोज खाने वालों से परती खचाखच भर गई। ब्राह्मण खाते गए, हल्दी में रंगी गमछी दक्षिणा में लेते गए। दूसरे गांव के लोग अचरज करते, अड़ोस पड़ोस के गांव में ऐसा श्राद्ध तो आज तक किसी का नहीं हुआ। बलिहार वालों ने 20 बिघवा की कतीकी दूने उत्साह से बोई। अचलगढ़ का ठाकुर पकड़ा गया, उस पर मुकदमा चला, सजा हुई, सजा के लिए जेल में बंद कर दिया गया। काका की मौत से उगते हुए बिरवे ओंकार और चंदन पर जैसे पाला पड़ गया। दुआर कभी अकेला नहीं रहता, माल गिरुओं को सानी पानी देना चला देते। बिना कहे ओंकार काम से कहीं भी निश्चिंत होकर चला जाता। काका के बाद वह भीतर से उखड़ गया। मौके बेमौके किसकी राय पूछे, किस पर गोरू और खंड छोड़कर जाए। बाहर के जिस काम को दोनों भाई एक साथ चुटकी बजाकर पूरा करते, उसे अब एक को ही करना पड़ता। श्राद्ध के लगभग 1 महीने बाद वैद्य जी आए। रूपा से उन्होंने गुंजा के ब्याह की चर्चा चलाई। अभी तो काका को मरे महीना भर हुआ है, मैं उनसे कैसे बातचीत करूं, रूपा बोली। लेकिन गुंजा सयानी हो चली है बेटी, जरा हमारी ओर से भी तो सोचो। मैं क्या करूं बापू, तुम दोनों घर के मालिक हो। काका की जब तक बरखी ना हो जाए तब तक घर में कोई शुभ काम कैसे होगा। हाँ, ये तो मैं समझता हूँ रूपा, लेकिन कल का ठिकाना नहीं। कारणवश ओंकार राजी ना हुए तब तो मेरे लिए यह साल बिल्कुल बेकार हो जाएगा और घर देख नहीं पाऊंगा। यह घर भी चला जाएगा, फिर सयानी बेटी की बाढ़। ऐसे कैसे होगा बापू, जितनी चिंता गुंजा के लिए तुम्हें है उससे अधिक हमको अपनी गृहस्थी की है। बहन अगर देवरानी हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा सुख क्या होगा। चंदन हमारा, गुंजा हमारी। साल भर बाद काका की बरखी हो जाने दो, फिर जैसा कहोगे वैसा ही होगा। वैद्य जी सुख की सांस ले चौबे छपरा चले गए। सारी खेती का भार चंदन और ओंकार पर पड़ गया। धीरे धीरे काका की मौत का अवसाद मन से उतरने लगा। 4-5 महीने बीत गए। घर की डावाडोल स्थिति काफी संभल गई, किंतु इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि ओंकार और भी चिंतित हो उठा। आप सुन रहे थे केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त का खंड 6। धन्यवाद।